जय माता दी साथियों। जय माता दी इसलिए क्योंकि आज नवरात्र का पहला दिन है। दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पे डिस्कस करेंगे जिसका इम्पैक्ट आने वाले समय में लगभग सभी बिजनेस में पड़ेगा। जी हाँ, लगभग सभी बिजनेस में, क्योंकि लगभग सभी व्यापारियों को इसका कंप्लायंस करना है। कुछ व्यापारियों को इसका फायदा भी मिल सकता है। सीए लोगों को टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी रिपोर्टिंग करनी है। अकाउंटेंट्स को मेहनत करके डेटा कलेक्ट करना है। तो लगभग हर कोई इससे प्रभावित होगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या है वो टॉपिक? दोस्तों, इनकम टैक्स एक्ट में इस बार कई अमेंडमेंट प्रपोज करी गई हैं, जिसमें से एक अमेंडमेंट है सेक्शन 43B की। तो 43B में जो अमेंडमेंट प्रपोज करी गई है, उसको डिस्कस करने के पहले हम लोग थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं बैकग्राउंड क्या है, सेक्शन 43B है क्या। ठीक है। इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 43B, जिसकी हेडिंग है सर्टेन डिडक्शन टू बी ओनली ऑन एक्चुअल पेमेंट, यानी कि कुछ आइटम ऐसे हैं जिनका डिडक्शन आपको सिर्फ एक्चुअल पेमेंट में ही मिलता है। नथिंग notwithstanding anything contained in any other provision of this act, a deduction otherwise allowable under this act in respect of these item। ठीक है, 6-7 आइटम लिख रखे हैं। shall be allowed, यहाँ पे हम आ जाते हैं। shall be allowed irrespective of the previous year in which liability to pay such sum was incurred by the SEC according to the method of accounting regularly employed by him, only in computing the income referred to in section 28 of that previous year in which such sum is actually paid by him। क्या कहता है? इनकम टैक्स एक्ट के किसी भी प्रावधान में कुछ भी लिखा हो, ये जो नीचे दिए हुए आइटम हैं, इनका डिडक्शन आपको तभी दिया जाएगा जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे, यानी कि एक्रूअल बेसिस पे इनका डिडक्शन अलाउ नहीं होता है। ठीक है। उसके बाद एक प्रोवाइजो दिया था, प्रोवाइडेड दैट nothing contained in this section shall apply in relation to any sum which is actually paid by the assessee on or before the due date applicable in his case for furnishing the return of income under section 139 subsection 1। ठीक है। तो अब बैकग्राउंड समझते हैं। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ आइटम स्पेसिफाई कर रखे थे जिनके लिए कहा गया था कि इन खर्चों का डिडक्शन हम आपको तभी देंगे जब आप इनका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। यानी कि इस साल अगर आपने ये खर्चा इंकर किया, ठीक है, आपकी लायबिलिटी आई और आपने बुक्स में लायबिलिटी अकाउंट फॉर कर ली, तो तब तक आपको इस खर्चे का डिडक्शन नहीं मिलेगा जब तक आप इसका एक्चुअल पेमेंट नहीं कर देंगे। सपोज दिसंबर में आपके ऊपर कोई लायबिलिटी आई, सपोज 50,000 की, और आपने अपनी बुक्स में एंट्री कर ली, एक्सपेंस डेबिट कर दिया, लायबिलिटी क्रेडिट कर दी। एक्सपेंस डेबिट करने मात्र से इसका खर्चा अलाउ नहीं होगा अनलेस एंटिल आप उस लायबिलिटी का पेमेंट कर चुके हों, कैश में, चेक से, बैंक ड्राफ्ट से, जैसे भी किसी भी मोड से। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन भी दे रखा था। एक्सेप्शन क्या कहता था कि साहब, अगर आपने इस खर्चे का पेमेंट या इस लायबिलिटी का पेमेंट रिटर्न फाइल की ड्यू डेट जो है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर जो भी है, उसके पहले अगर आपने पेमेंट कर दिया तो हम मान लेंगे कि आपने ये पेमेंट टाइम से कर दिया है और आपको खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। ठीक है। तो वो आइटम क्या क्या थे? 7 आइटम थे बेसिकली। नंबर 1, any sum payable by the SSC by way of tax, duty, cess or fee by whatever name called under any law for the time being in force। किसी कानून के तहत यदि आपको कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी आदि का पेमेंट करना था, यदि इसका पेमेंट आप उस साल में नहीं करेंगे तो आपको खर्चा अलाउ नहीं होगा, बशर्ते यदि आपने इसका पेमेंट रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले या रिटर्न फाइल करने के पहले कर दिया है, तो आपको इसका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, डिडक्शन अलाउ कर दिया जाएगा। इसी तरीके से जो आइटम थे,
नंबर सेकंड, अगर कोई कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉयर को करना है, किस में करना है? प्रोविडेंट फंड में, सुपर एनुएशन फंड में, ग्रेच्युटी फंड में और या किसी और फंड में, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर का कोई कंट्रीब्यूशन है जो उसको प्रोविडेंट फंड, सुपर एनुएशन फंड, ग्रेच्युटी फंड या किसी और फंड में करना है, तो इसका भी खर्चा आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप इसका पेमेंट कर देंगे। एनी सम रिफर्ड इन सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2। इसमें क्या है कि यदि आपको एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन पे करना था फॉर हिज सर्विसेज, तो यदि आपने बोनस या कमीशन का पेमेंट समय से कर दिया तो ही आपको खर्चा अलाउ किया जाएगा, अदरवाइज खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो आइटम है, आइटम नंबर डी, डी ए, ई, इन सब में इंटरेस्ट की बात कहता है। इंटरेस्ट ऑन एनी लोन बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर फाइनेंशियल, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन। ठीक है। यदि आपने इन किसी भी कॉर्पोरेशन से कोई लोन ले रखा है तो उसके इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप समय पे कर देंगे तभी खर्चा अलाउ किया जाएगा। इसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम अ डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी और सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, अगर आपने एनबीएफसी वगैरह से कोई लोन ले रखा है तो उनका इंटरेस्ट का पेमेंट अगर आप समय पे कर देंगे तभी आपको ये खर्चा अलाउ किया जाएगा। इसी तरीके क्लॉज ई में था, कोई लोन और एडवांसेस फ्रॉम ए शेड्यूल्ड बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइमरीली एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरीली कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट, इनमें से किसी से आपने कोई लोन ले रखा है तो उस लोन पे जो भी इंटरेस्ट है यदि आप उसका पेमेंट समय पे कर देंगे तो आपको उसका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा, अदरवाइज वो खर्चा अलाउ नहीं किया जाएगा। कब किया जाएगा? जिस साल में आप उसका पेमेंट एक्चुअल में करेंगे। ठीक है। अभी हम लोग इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एनी सम पेबल बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर इन ल्यू ऑफ लीव इंकैशमेंट, तो लीव इंकैशमेंट से रिलेटेड कोई खर्चा है तो इसका भी खर्चा आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। इंडियन रेलवे को कोई पेमेंट करना था, किस लिए? फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट, अगर रेलवे एसेट को यूज करने के लिए इंडियन रेलवे को कोई पेमेंट करना था तो वह खर्चा भी आपको तभी अलाउ किया जाएगा जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। ठीक है। अब हम लोग एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। सपोज दिसंबर 2022 में आपने एक एक्सपेंस की लाइबिलिटी आई आपके ऊपर, या आपको एक एक्सपेंस करना था, या कोई भी नेचर है, चाहे ये इनमें से किसी भी नेचर का एक्सपेंस हो सकता है, चाहे लिविंग कैशमेंट का हो, बोनस का हो, कंट्रीब्यूशन का है, इंटरेस्ट का कोई भी पेमेंट है, तो आप नॉर्मली क्या करते हैं? इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट करते हैं और लाइबिलिटी अपनी क्रेडिट कर लेते हैं। तो आपके पीएल में इंटरेस्ट तो डेबिट हो गया, तो टेक्निकली आपने पीएल में उस खर्चे का डिडक्शन क्लेम कर लिया। ठीक है। लेकिन सेक्शन कहता है कि यदि आपने इसका पेमेंट नहीं किया, लाइबिलिटी आपकी बुक्स में खड़ी है 31 मार्च को भी, तो हम आपको इसका पेमेंट, इसका डिडक्शन, इस खर्चे का अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है। वो कहता है कि साहब कब अलाउ करेंगे? जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। सपोज आपने इसका पेमेंट मई में किया, मई 23 में, तो कानून ये कहता है कि साहब इसका खर्चा जो है आप दिसंबर 22 में जो क्लेम कर रहे थे फाइनेंशियल ईयर 22-23 में, तो इस साल हम अलाउ नहीं करेंगे, इसको हम फाइनेंशियल ईयर 23-24 में करेंगे। ठीक है। ये कानून का बेसिक सेक्शन है। उसके बाद जो प्रोविजो दे रखा है, प्रोविजो कहता है कि रुकिए, यदि आपने इसका पेमेंट, जो रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट है, यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 की रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट क्या होगी? 31 जुलाई 2023 या 31 अक्टूबर 2023, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि अगर आप ऑडिटेड एसएससी हैं। ठीक है। तो अगर आपकी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट के पहले पहले आपने पेमेंट कर दिया तो हम मान लेंगे कि आपने इसका पेमेंट उसी साल किया है और हम इसका डिडक्शन आपको फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ही अलाउ कर देंगे, 23-24 में जाने की जरूरत नहीं है। तो अब हम अपने इसी एग्जाम्पल में थोड़ा सा चेंज करते हैं। कोई एक ऐसी लाइबिलिटी थी दिसंबर की, जनवरी की, नवंबर की, नवंबर 22 की, दिसंबर 22 की, जनवरी 23 की। ठीक है। तो हम क्या करते हैं? अपना पीएल अकाउंट में डेबिट करते हैं एक्सपेंस को और लाइबिलिटी क्रेडिट कर लेते हैं। ठीक है। तो अब तीन सिचुएशन है। लाइबिलिटी क्रेडिट करने के बाद अगर हमने इसी लाइबिलिटी का पेमेंट मार्च 23 के पहले पहले कर दिया तो क्या होगा कि हमने ये खर्चा उसी साल इंकर किया, इसकी लाइबिलिटी भी उसी साल पे कर दी, हमारा खर्चा उसी साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 में अलाउ हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन अगर इसी लाइबिलिटी का पेमेंट हम मई 23 में करते हैं, जून 23 में करते हैं, तो उस केस में क्या होगा, ये हमें प्रोविजो, जो इनकम टैक्स इस सेक्शन का प्रोविजो है, उसका बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये कहता है कि अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर दिया है, तो हम मान लेंगे कि आपने इस खर्चे को उसी ईयर में इंकर किया और पे किया, तो हम उसका खर्चा अलाउ कर देंगे। तो यानी कि अगर हमने मई 23 में या जून 23 में इस लायबिलिटी का पेमेंट किया, तो भी ये खर्चा हमारे 22-23 के कंपटीशन में अलाउ कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन इसी खर्चे का पेमेंट, इसी लायबिलिटी का पेमेंट सपोज हमने किया आगे नवंबर 23 में, तो अब रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट कब तक थी, 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, जिस भी केसेस में आप फॉल करते हैं। तो उस साल तक तो हमने पेमेंट नहीं किया। तब क्या होगा कि फाइनेंशियल ईयर 22-23 का जब कंप्यूटेशन किया जाएगा, तो इस लायबिलिटी से रिलेटेड जो भी एक्सपेंडिचर है, ये आपका डिसअलाउ कर दिया जाएगा, इस पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। और नेक्स्ट ईयर जब आप इसको नवंबर 23 में पेमेंट कर रहे होंगे, तो आपको नवंबर 23 का जो फाइनेंशियल ईयर बनेगा 23-24, उस फाइनेंशियल ईयर में इसका खर्चा अलाउ कर दिया जाएगा। ये मोटा-मोटा एक सेक्शन 43B इनकम टैक्स एक्ट में है। क्या है? अब हम समराइज़ कर लेते हैं कोटे कि अगर इस 7-8 तरीके का जो भी एक्सपेंडिचर है, इसका पेमेंट आपको एक्रूअल बेसिस पे नहीं होगा, सिर्फ कैश बेसिस पे होगा। अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी इंकर करी और ड्यूरिंग द ईयर पे कर दी, तो खर्चा अलाउ हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर लायबिलिटी इंकर करी और रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले-पहले या रिटर्न फाइल करने के पहले-पहले आपने पेमेंट कर दिया, तो भी खर्चा अलाउ हो जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर आपने लायबिलिटी इंकर करी और पेमेंट इसका ड्यू डेट के बाद, आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट के बाद किया, तो आपको उस साल इसका खर्चा अलाउ नहीं होगा। जिस भी ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में आप उसका पेमेंट करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में इसका खर्चा अलाउ किया जाएगा। ये मोटा-मोटा एक सेक्शन 43B पहले से हुआ करता था। इसमें किया क्या गवर्नमेंट ने? इसमें एक नया क्लॉज इंसर्ट किया, ठीक है? क्लॉज एच। क्या कहता है क्लॉज एच? Any sum payable by the SSE to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 of the MSME Act। मतलब यदि आपका कोई अमाउंट पेबल बन रहा था, किसी एसएससी का कोई अमाउंट पेबल बन रहा था, किसके बिहाफ पे? किसी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के, और उसको पेमेंट हमने सेक्शन 15 में जो टाइम लिमिट स्पेसिफाइड कर रखी है, उसके बाहर पेमेंट किया, तब क्या होगा? ठीक है? Any sum payable by the SSE to a micro or small enterprises beyond the time limit specified in section 15 shall be, अब यहीं से हम आगे पढ़ते हैं, shall be allowed only in computing the income referred to in section 28 of the that previous in which such sum is actually paid by him। तो कह रहा है कि अगर कोई लाइबिलिटी थी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से रिलेटेड, और उसका पेमेंट आपने जो सेक्शन 15 की टाइम लिमिट है उसके बाहर किया, तो ये खर्चा आपको सिर्फ तभी अलाउ किया जाएगा जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। ठीक है? अब हम आ जाते हैं प्रोविजो में, जो हमें प्रोविजो एक बेनिफिट देता था कि साहब आप आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट के पहले पेमेंट कर देंगे तो भी हम मान लेंगे। लेकिन अब प्रोविजो में भी इन्होंने एक अमेंडमेंट डाल दी। प्रोविजो में क्या डाल दिया? एक्सेप्ट द प्रोविजन ऑफ क्लॉज एच। क्लॉज एच क्या है? जो हमारा नया ऐड किया गया एमएसएमई से रिलेटेड। ठीक है? तो प्रोविजो का बेनिफिट हमें क्लॉज एच के लिए नहीं मिलेगा। जो एमएसएमई से रिलेटेड पेमेंट है, इसके लिए हमें प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि सीधे-सीधे यदि आपकी कोई लायबिलिटी है एमएसएमई एक्ट में जो माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस है, उनसे रिलेटेड, तो इसका पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ एक्चुअल पेमेंट पे ही मिलेगा। ठीक है? अब हम फिर उसी अपने एग्जाम्पल पे आ जाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। अगर आपने किसी माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस से नवंबर 22 में कुछ गुड्स परचेज किए, ठीक है? तो क्या होगा? सेक्शन 15 अभी हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें टाइम लिमिट दे रखी 15 दिन अथवा 45 दिन, दो कंडीशन है। वो अभी हम लोग आगे डिटेल में समझ लेंगे, किन केसेस में 15 दिन लगेगा, किन केसेस में 45 दिन लगेगा। तो अगर हमने नवंबर 22 में किसी माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस से कुछ गुड्स परचेज किए,
और उसका पेमेंट हमने 15 दिन या 45 दिन के अंदर नहीं किया, तब क्या होगा? टेक्निकली ये खर्चा हमारा डिसअलाउ हो गया। अब हम इसका पेमेंट जिस भी फाइनेंशियल ईयर में करेंगे, सपोज नवंबर 22 का पेमेंट था, अब हमने अगर इसको पेमेंट जनवरी 23 में कर दिया, तो क्या होगा? 15 दिन और 45 दिन की टाइम लिमिट तो क्रॉस हो गई, तो टेक्निकली डिसअलाउ हो गया। लेकिन क्योंकि ये खर्चा हमने ड्यूरिंग द सेम फाइनेंशियल ईयर जनवरी 23 में कर दिया, तो हमें सेम फाइनेंशियल ईयर में ही ये खर्चा अलाउ भी हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब इसी खर्चे को हम आगे आ जाते हैं। अगर हमने इसका पेमेंट सपोज अप्रैल 23 में किया, उस केस में क्या होगा? क्योंकि नवंबर 22 में परचेज किया था, तो लायबिलिटी कब आई? नवंबर 22 में। लायबिलिटी 15 दिन या 45 दिन, दोनों ही केसेस में हार्डली जनवरी तक खत्म ही हो जाएगी। 30 नवंबर को भी परचेज किया होगा तो 15 नवंबर तक 45 दिन हो जाए, 15 जनवरी 30 नवंबर को भी परचेज किया होगा तो 15 जनवरी तक 45 दिन हो जाएंगे। ठीक है, तो लायबिलिटी का जो टाइम लिमिट है एज पर सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट, वो हमारा जनवरी में हर हाल में खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो अगर हमने फरवरी में पेमेंट कर दिया तो अलाउ हो जाएगा। अगर फरवरी में पेमेंट नहीं किया, अब अप्रैल 23 में पेमेंट किया, उस केस में क्या होगा? फाइनेंशियल ईयर 22-23 में ये खर्चा हमको अलाउ नहीं होगा। अलाउ कब होगा? फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, जिस साल हम इसका पेमेंट कर देंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि क्या साहब हमको प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा कि हमने आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट के पहले कर दिया है? जी नहीं, क्योंकि प्रोविजो में क्लॉज एच को एक्सेप्शन बना के डाल दिया है। तो क्लॉज एच से रिलेटेड कोई भी पेमेंट होगा तो उसको प्रोविजो का बेनिफिट नहीं मिलेगा, यानी कि उसके लिए आईटीआर फाइल करने की ड्यू डेट वाला जो बेनिफिट होता था वो नहीं मिलेगा। वो सीधा सीधा चलेगा कि अगर आपने 15 दिन 45 दिन क्रॉस कर दिया तो पेमेंट आपको सिर्फ उसी फाइनेंशियल ईयर में अलाउ किया जाएगा जिसमें आप उसका पेमेंट कर देंगे। अगर वो पेमेंट विद इन फाइनेंशियल ईयर फॉल कर जाता है तो बहुत अच्छी बात है। अगर फाइनेंशियल ईयर फॉल नहीं करता है, विद इन फाइनेंशियल ईयर फॉल नहीं करता है, तो फिर आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर या सब्सिक्वेंट फाइनेंशियल ईयर जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप उसका पेमेंट करेंगे, उस फाइनेंशियल ईयर में आपको इसका खर्चा अलाउ किया जाएगा। डिसअलाउ तो पीछे हो ही चुका है, अब फर्दर फाइनेंशियल ईयर में इसको खर्चा अलाउ किया जाएगा। तो ये है दोस्तों अमेंडमेंट क्लॉज एच की, जो हमें मोटा-मोटा समझानी थी आपको। अब आते हैं कंप्लायंस से रिलेटेड बात। ठीक है? तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये अमेंडमेंट। अगर नहीं आया है तो हम इन शॉर्ट बहुत जल्दी से समझाने फिर से एक बार शॉर्ट में समराइज़ कर देते हैं चीज़ें। साहब सेक्शन 43 बी में कुछ आइटम दे रखे थे, क्लॉज़ ए, बी, सी, डी, डी-ए, ई, एफ, जी। इन क्लॉज़ेज़ में कुछ आइटम स्पेसिफ़ाई कर रखे थे सरकार ने, जिसमें कहा गया था कि इनसे रिलेटेड कोई भी लायबिलिटी है या कोई भी सम पे करना है आपको, तो अगर आप ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर पे नहीं करते हैं, तो हम आपको इसका खर्चा कब अलाउ करेंगे? जब आप इसका एक्चुअल पेमेंट कर देंगे, यानी कि कैश बेसिस पे इनका पेमेंट अलाउ होगा, अक्रूवल बेसिस से कोई लेना-देना नहीं था। इसी में एक प्रोविज़ो था, वो कहता था कि साहब अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट से पहले-पहले पेमेंट कर दिया, तो हम आपको मान लेंगे कि आपने उसी फाइनेंशियल ईयर में इसको लायबिलिटी इंकर करी और पेमेंट कर दिया और आपको खर्चा अलाउ कर देंगे। अगर आपने रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट के बाद इसका पेमेंट किया, तो इसका पेमेंट आपको पीछे वाले फाइनेंशियल ईयर में डिसअलाउ कर दिया जाएगा। सब्सीक्वेंट जिस भी फाइनेंशियल ईयर में आप पेमेंट करेंगे, तो आपको अलाउ कर दिया जाएगा। इसी सेक्शन में एक क्लॉज़ एच डाला गवर्नमेंट ने, जिसमें कहा गया कि अगर कोई लायबिलिटी आपकी है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ से रिलेटेड, जिसका टाइम एक्सपायर हो चुका है। कौन-सा टाइम? सेक्शन 15 ऑफ द एमएसएमई एक्ट का टाइम, जो 15 दिन अथवा 45 दिन होता है। तो 15 दिन अथवा 45 दिन के अंदर आपने पेमेंट कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं। 15 दिन अथवा 45 दिन के बाहर आप पेमेंट किया, तो क्या होगा कि आप टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं और आपका पेमेंट अगर विद इन फाइनेंशियल ईयर फॉल करता है, तो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में पेमेंट डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अगर विद इन फाइनेंशियल ईयर अलाउ नहीं करता, पेमेंट फॉल करता है, तो फिर आपको खर्चा सब्सीक्वेंट फाइनेंशियल ईयर में जाएगा। और इसमें हमें प्रोविज़ो का बेनिफिट नहीं मिलेगा, क्योंकि प्रोविज़ो में क्लॉज़ एच एक्सेप्शन में दे रखा है, ठीक है? यानी कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट का बेनिफिट इस सेक्शन के क्लॉज़ के लिए नहीं है। सपोज़ अगर आप इसी केस में अगर आपकी कोई लायबिलिटी है जिसमें आपने सपोज़ 30 मार्च को कुछ गुड्स परचेज़ किए किसी माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेज़ से,
तो उसका टाइम लिमिट कब फॉल होता है सेक्शन 15 के हिसाब से? 15 अप्रैल, 15 दिन का टाइम होता है, 45 दिन का होता है, तो 14 अप्रैल लगभग होगा और इसी तरीके से 14 मई होगा। तो आपने अगर 14 अप्रैल या 14 मई के पहले-पहले इसका पेमेंट कर दिया तब तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आप सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर हैं। जैसे ही आपने सेक्शन 15 की टाइम लिमिट क्रॉस करी, तो फिर एक्चुअल पेमेंट देखा जाएगा। अगर आपने उसका पेमेंट 20 मई को किया या 30 मई को किया, तो फिर आप 15 दिन या 45 दिन की टाइम लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। सेम फाइनेंशियल ईयर में आपका पेमेंट फॉल नहीं किया, तो आपको सेम फाइनेंशियल ईयर में खर्चा नहीं अलाउ होगा, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में खर्चा अलाउ होगा और इसमें रिटर्न फाइलिंग की ड्यू डेट का जो बेनिफिट होता था प्रोविज़ो के तहत, वो आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग कंप्लायंस की तरफ। होगा क्या? अब कोई भी एसएससी है, ठीक है? ये हमारे डिस्कशन का सेकंड फेज़ है कि अब हमें इस कंप्लायंस को करना कैसे है। अब कोई भी एसएससी है, उसको कैसे पता चलेगा कि साहब जिसने उसने माल खरीदा है वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है कि नहीं है? एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है तो किस कैटेगरी में रजिस्टर्ड है? इसका कोई ऐसा पोर्टल नहीं है कि जहाँ से आप सिर्फ़ पैन नंबर डाल लें और चेक कर लें। इसके लिए आपको मैनुअली हर अपने वेंडर्स को से पूछना पड़ेगा कि साहब आप बता दो आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो? आप पूछेंगे कैसे? क्योंकि पूछने और चूँकि ऑडिटर को इसकी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में सेक्शन 43 की कंप्लायंस चेक भी करनी है, तो ज़ाहिर-सी बात है आपको एविडेंस के साथ पूछना पड़ेगा कि आपके पास उसका एविडेंस भी रहे, ठीक है? तो व्यापारियों को करना क्या चाहिए? व्यापारियों को सीधे-सीधे एक लेटर बनाना चाहिए और अपने सभी वेंडर्स को वो भेजें कि उनसे पूछें कि साहब आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो? अगर हो, तो आप हमको बता दो और अपना एमएसएमई एक्ट का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अपने पैन कार्ड के साथ हमको भेज दीजिए। उससे होगा क्या कि हम अपनी अकाउंटिंग में एक कैटेगराइज़ेशन ऑफ वेंडर कर लेंगे। साहब हमारे ये वेंडर्स हैं जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और ये वेंडर्स हैं जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं हैं। तो जो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं उसमें हम कोशिश करें कि हमारा जो पेमेंट है उन पार्टीज़ से रिलेटेड वो या तो सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर-अंदर हो जाए। अगर नहीं हो पाता है सेक्शन 15 की टाइम लिमिट के अंदर, तो कम से कम सेम फाइनेंशियल ईयर में हो जाए। अदरवाइज़ उससे रिलेटेड खर्चा आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। कई बार हो सकता है कि ये पेमेंट बहुत बड़ा भी हो जाए, सपोज़ आपने 1 करोड़ रुपए की परचेज़ेज़ करी, ठीक है? और 1 करोड़ की परचेज़ेज़ किसी माइक्रो या स्मॉल एंटरप्राइज़ेज़ से करी और आपने उसका पेमेंट 15 दिन या 45 दिन के अंदर नहीं किया और फाइनेंशियल ईयर भी खत्म हो गया है, ठीक है? आपने उससे 15 जनवरी को ते 2023 में कोई परचेज़ेज़ करी तो उसका टाइम लिमिट या तो 30 जनवरी को खत्म हो जाएगा या 1-2 मार्च के आस-पास खत्म हो जाएगा, वो भी खत्म हो गया। आपने 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी, ठीक है? तो क्या होगा? आपने सपोज़ उसका पेमेंट मई 23 में किया, तो 31 मार्च तक पेमेंट नहीं करी, तो आपको उस साल में खर्चा अलाउ नहीं हुआ। प्रोविज़ो का एक बेनिफिट आपको मिलेगा नहीं क्योंकि प्रोविज़ो में सेक्शन जो क्लॉज़ एच है वो एक्सेप्शन में दे रखा है कि आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट वाला जो बेनिफिट हमको मिलता था, उसके पहले वाला, तो यहाँ पे वो बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो होगा क्या कि 22-23 का जब आप आईटीआर का कंप्यूटेशन कर रहे होंगे, तो आपको ये 1 करोड़ रुपए डिसअलाउ करने पड़ेंगे और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में ये 1 करोड़ रुपए अलाउ होंगे। तो आप अपने पीएल को अगर सोचिए, वो पीएल जिसमें प्रॉफ़िट 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख रुपए कुछ आता है और उसमें 1 करोड़ रुपए का कोई खर्चा या परचेज़ेज़ डिसअलाउ कर दी जाएँ, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रॉफ़िट तो सीधे 1.5 करोड़, 2 करोड़, ढाई करोड़ दिखने लगेगा। ठीक है? तो ये बड़ा कई बार इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है, इसलिए हमें ये ज़रूरी है कि हम इसका कंप्लायंस समय पे करें और सही तरीके से करें। अब है क्या कंप्लायंस करने के लिए आपने चिट्ठी भेजी, वहाँ से हो सकता है जवाब आ जाए और अगर जवाब नहीं आता है तो आप कोशिश करिए कि उसको एक रिमाइंडर भेज दीजिए, 1 या 2 रिमाइंडर भेज दीजिए ताकि आपको ये बताने के लिए हो जाए कि साहब हमने अपने सारे वेंडर्स को चिट्ठी भेजी थी, जिसने अ, उस चिट्ठी का जवाब दे दिया और बता दिया कि वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो उसका पेमेंट हम कम से कम ये चेक करेंगे कि टाइम से हो जाए, अदरवाइज़ हम ये मान लेंगे कि वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है, तो फिर कोई दिक्कत नहीं, जैसे चीज़ें पहले चल रही थी वैसे ही चलती रहेंगी। अगर वो एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड है, तो हमको
कॉन्संट्रेट करना पड़ेगा, ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि उसका पेमेंट टाइम से हो जाए। अब इसी का वाइसा वर्सा आप सोचिए कि वाइसा वर्सा क्या होगा कि अगर हम एक वेंडर हैं और हमने कई जगह सर्विसेज़ दे रखी हैं, कई जगह माल दे रखा है, तो हम भी चाहेंगे कि भैया हमारा पेमेंट टाइम से हो जाए, कोई डिले ना हो, ठीक है? तो हम खुद भी अपनी तरफ से एक लेटर बना के कि साहब हम एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हैं और ये रहा हमारा सर्टिफ़िकेट और ये रहा हमारा पैन कार्ड, आप प्लीज़ अपने यहाँ रिकॉर्ड में कर लीजिए अपडेट, ताकि आप हमारा पेमेंट टाइम से करते रहें और अपना जो भी एक्सपेंडिचर है उसका डायरेक्शन टाइम से लेते रहें, ठीक है? तो हो सकता है तो इस कानून का जो इम्पैक्ट आएगा, देखिए कई स्टेज पे आया। एक तो एमएसएमई जो एमएसएमई एक्ट के तहत रजिस्टर्ड लोग हैं माइक्रो या स्मॉल कैटेगरी में, उनको पेमेंट टाइम से मिलने लगेगी, ऐसी उम्मीद करते हैं हम लोग, तो उनको बेनिफिट होगा। दूसरा इम्पैक्ट आएगा सारे व्यापारियों को जिनको इस सेक्शन का या इस अमेंडमेंट का कंप्लायंस करना है, उनको अपने वेंडर से पूछना पड़ेगा कि भैया आप एमएसएमई एक्ट में रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो? कंप्लायंस चूँकि ये सारा काम करेगा अकाउंटेंट, तो उसको ये समझ होनी चाहिए कि वो कर क्यों रहा है और इसके इम्पैक्ट क्या हैं, तभी वो अच्छे से कंप्लाई कर पाएगा। और तीसरा जो इम्पैक्ट आएगा वो सीए लोगों पे आएगा कि उनको टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में इसकी रिपोर्टिंग करनी है और अपने एसएससी का अ, देखना है कि उसने कंप्लायंस किया है या नहीं किया है। तो लगभग सभी लोग इस पे इम्पैक्ट इस सेक्शन से इम्पैक्ट होंगे, इस अमेंडमेंट से इम्पैक्ट होंगे। ठीक है? अब हम लोग इस सेक्शन का जो अमेंडमेंट है, इससे रिलेटेड एक आध चीज़ें और छोटी-छोटी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं कि अब आपके मन में या जो लोग नए हैं बिज़नेस में, उनके मन में आ रहा होगा कि ये एमएसएमई एक्ट है क्या? क्या हम रजिस्टर्ड हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं? तो दोस्तों इसमें ये कोई आज का एक्ट नहीं है, 2006 का एक्ट है और ये एक्ट बनाया ही गया था कि छोटे और मझोले व्यापारियों को व्यापार में सहूलियत देने के उद्देश्य से, ठीक है? अब बात आती है कि कौन-कौन रजिस्टर्ड हो सकता है। हो सकता है कोई इस वीडियो को देखने के बाद या चीज़ें समझने के बाद जो लोग एमएसएमई एक्ट में नहीं रजिस्टर्ड हैं, वो भी सोचें कि क्या हम रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि उनका पेमेंट टाइम से मिलता रहे। तो अब हम लोग समझ लेते हैं कि कौन रजिस्टर्ड हो सकता है। कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस प्रोवाइडर है, तो वो रजिस्ट्रेशन कर सकता है एमएसएमई एक्ट में यदि उसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ से कम है और उसका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है, तो एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको माइक्रो कैटेगरी अलॉट करी जाएगी, ठीक है? कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस प्रोवाइडर जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 10 करोड़ से कम है और टर्नओवर 50 करोड़ से कम है, तो वह भी अपना रजिस्ट्रेशन एमएसएमई एक्ट में करा सकता है, उसको स्मॉल कैटेगरी प्रोवाइड करी जाएगी। कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या सर्विस प्रोवाइडर जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 20 करोड़ से कम और टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से कम है, तो भी एमएसएमई एक्ट में रजिस्ट्रेशन करा सकता है, उसको मीडियम कैटेगरी अलॉट करी जाएगी। लेकिन अब ध्यान देने वाली बात क्या है कि क्लॉज़ एच का बेनिफिट सिर्फ माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी के बिज़नेसमैन के लिए है, ना कि मीडियम कैटेगरी के। यानी कि क्लॉज़ एच में यदि आपका कोई पेमेंट माइक्रो और स्मॉल यूनिट को ड्यू हो रहा है, तो वहाँ पे आपको कंप्लायंस करनी ज़रूरी है कि आप उसका पेमेंट टाइम से कर दें। मीडियम कैटेगरी में अगर आपका वेंडर मीडियम कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई एक्ट के, तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका वेंडर माइक्रो और स्मॉल कैटेगरी में रजिस्टर्ड है, तो आपको ये देखना है कि आप उसका पेमेंट टाइम से कर दें। दूसरा जो इश्यू हम लोगों को डिस्कस करना था, हमने कहा था कि बाद में डिस्कस कर लेंगे, वो था कि 15 दिन और 45 दिन, ठीक है? किन केसेस में 15 दिन होगा, किन केसेस में 45 दिन होगा। चलिए, तो अगर बायर और एमएसएमई सप्लायर के बीच में कोई एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? अगर कोई एग्रीमेंट नहीं है तो पेमेंट ऑफ अमाउंट, अब हम लोग यहाँ आ जाते हैं, where there is no agreement between the buyer and MSME supplier, payment of amount shall be made before the appointed day in the day following the immediately after the expiry of 15 days from the day of acceptance or deemed acceptance of the goods or services। मतलब कि
अगर बायर और एमएसएमई सप्लायर के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट नहीं है पेमेंट को लेके, तो अपॉइंटेड डे के अंदर आपको पेमेंट करना है। अपॉइंटेड डे कब होगी? जिस दिन गुड्स की डिलीवरी एक्सेप्ट हो जाएगी या डीम्ड एक्सेप्टेंस ऑफ गुड और सर्विसेज मान लिया जाएगा, वहां से 15 दिन के अंदर आपको पेमेंट कर देना है। वहां पे मैक्सिमम जो पीरियड अलाउ है वो 15 दिन का है। अगर बायर और एमएसएमई सप्लायर के बीच में कोई रिटर्न एग्रीमेंट पहले से हो रखा है और वो रिटर्न एग्रीमेंट कहता है कि नहीं साहब, पेमेंट तो हम 3 महीने बाद करेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, ठीक है? वो पेमेंट आपको 45 दिन से ज़्यादा का क्रेडिट अलाउ ही नहीं कर सकते एमएसएमई एक्ट के हिसाब से, ठीक है? ये सीरियल नंबर 3 पे है। वेयर क्रेडिट पीरियड एग्रीड अपॉन इन राइटिंग इज मोर देन 45 डेज, पेमेंट शैल बी मेड विद इन 45 डे फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और डीम्ड एक्सेप्टेंस। अगर आपका रिटर्न एग्रीमेंट आपको 3 महीने या 6 महीने का टाइम अलाउ करता है, तो ऐसा नहीं चलेगा, आपको उसको पेमेंट 45 दिन के अंदर ही करना होगा, ऐसा एमएसएमई एक्ट कहता है। और अगर आपने रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है जिसमें एग्रीड पीरियड आपका 45 दिन से कम है, तो आप एग्रीड पीरियड के हिसाब से, सपोज आपने कोई रिटर्न एग्रीमेंट कर रखा है जिसमें आपका पीरियड 30 दिन है, तो एमएसएमई एक्ट के हिसाब से भी आपको उसको पेमेंट 30 दिन के अंदर कर देना है। तो जो हम लोगों ने पीछे चर्चा कर रहे थे 15 दिन अथवा 45 दिन, तो 15 दिन और 45 दिन को भी हमने एक्सप्लेन कर दिया। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, समझ में आया होगा। और अब हम लोग इसको क्लोज़ करते हैं क्योंकि बैटरी भी कुछ जवाब दे रही है। थैंक यू सो मच।